बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आने वाला है और इस फ़ैसले के पाकिस्तान की सियासत पे बहुत गहरे असरात मुरतब होने वाले हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में। और फ़ैसला जो है ये जैसे ही आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम जो ट्रांसमिशन है उसमें बात कर रहे थे, अब हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनाब बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के वकील थे, आज अदालत में गए, लेकिन चौधरी साहब की तरफ से उन्होंने अदालत को बताया कि हम कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से, और सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान साहब से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये बताइए कि अभी तो हम फैसले को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर फैसला आता है चौधरी परवेज़ लाई साहब के हक में और वो दोबारा पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो फिर आपकी जो वफाकी हुकूमत है उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? रद्द-ए-अमल तो बड़ा पुराना है जी। जमहूरियत का मुहासरा जारी है, वो जारी रहेगा। हम जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकते हैं वो करते रहेंगे, और परवीन शाकिर को याद करते रहेंगे कि सच जहाँ पाबस्ता मुल्ज़िम के गटैरे में मिले, उस अदालत में सुनेगा अदल की तफसीर कौन। लेकिन तवक्कुआत बहरहाल हमेशा इसी अदलिया से हमने लगानी है, बिकॉज जो आइन ये कहता है कि वो आखिरी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो हमें सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज के नहीं हैं, 2017 से हैं, जब से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि फिर आपकी जो हुकूमत है ये सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएगी, तो बेहतर यह है कि आप नए इंतखाबात पर राज़ी हो जाएं। नहीं, ये कैसी तोजी है कि हुकूमत इस्लामाबाद तक कैसे रह जाएगी? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो हुकूमत के पास है, पाकिस्तान की तमाम मालियाती और मुआशी पॉलिसी हुकूमत के पास है, पाकिस्तान का दिफा जो पूरे मुल्क में मौजूद है वो इस हुकूमत के पास है। तो बेशुमार मामलात हैं जिसमें चारों तरफ फैले हुए, और ये याद रखिए कि चारों सूबों का जो फंड है जिससे वो सूबे चलते हैं पाकिस्तान में, सूबों के अपने बहुत कम ज़राए हैं, वो वफाकी हुकूमत के मालियाती ट्रांसफर और बिजली भी आपके कंट्रोल में? जी, बिजली भी है, गैस भी है और मामलात हैं। तो लेकिन आपको तो फिर चौधरी परवेज़ लाई को साथ लेके चलना चाहिए ना? जी, हमने तो बहुत कोशिश करेंगे। देखिए, जो जहां जहां हमें कानून इजाजत देता है वहां हम अपनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले भी देखिए 2013 में आपके नाजरीन को भूल जाता है, बाहर याद कराना पड़ता है कि 2013 में के इंतखाब के बाद PTI की खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि हमें इनको साथ लेकर चलना है, तो लिहाजा उन्हें हुकूमत बनाने दी गई। हालांकि अगर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान उस वक्त चाहते तो हम बना सकते थे। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हमारे पास सीटें थीं, लेकिन कौमी वहदत के लिए बलूचिस्तान की जो पार्टी थी उनको हुकूमत बनाने दी गई। तो ये इशू नहीं है कि जी चल सकते हैं या नहीं चल सकते, फैसला चौधरी परवेज इलाही ने करना है। अगर उनके हक में फैसला आता है कि क्या वो, और ख़ास तौर पर जिस फितना और फसादी जमात के साथ मिलकर अगर वो पंजाब में हुकूमत बनाते हैं, उन्होंने ये फैसला करना है। हम तो आइन के मुताबिक चलेंगे और आइन पर अमलदारी करेंगे। अच्छा, सलाउद्दीन साहब ये बताइए कि आप अब इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है, आप सुबह गए थे, आपने जाके बताया चौधरी शुजात हुसैन साहब के बिहाफ पे कि आप इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। अब जो फैसला आता है, आपको नहीं लगता कि उसके बाद भी चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास कोई ऑप्शन मौजूद है? देखें, जब अब फैसला अगर कोई उसमें आता है तो उन्होंने तो उसमें अपना मज़ीद परसू करने से इनकार कर दिया। एक बार जब फुल कोर्ट की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई, तो अब जब फैसला जो आएगा तो वो उस वक्त देखेंगे। आपके ख्याल में चौधरी शुजात साहब के ख़त में, और जो ख़त इमरान खान साहब ने असद उमर साहब के ज़रिए भेजा था 25 MPs के बारे में, तो चौधरी साहब का ख़त 10 MPs के बारे में, इन दोनों खतूत में फ़र्क क्या है? मैं नहीं समझता इनमें कोई फ़र्क है, और इसीलिए कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि जो इन सारे मुनहरिफ अराकीन, PTI के जो मुनहरिफ अराकीन की जो अपीलें दायर हैं, उसमें भी उन्होंने यही मुतालबा किया है कि पार्लिमानी पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। हमें ये सिर्फ असद उमर साहब का ख़त जिसमें चेयरमैन साहब का फैसला सुनाया गया था, सिर्फ वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए
भेजा गया था। तो हमें भी इसी इशू पे क्यों निकाला गया है, और इस्तदा यही थी कि इन दोनों मुकदमात को साथ सुना जाए, पीटीआई के मुनर्रिफ अराकीन का भी और ये जो सीएम के इलेक्शन का मामला है, और तीसरा जो रिव्यू पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, जिसमें चैलेंज किया गया था वो जो 17 मई का फैसला था, जिसमें ये कहा गया कि स्पीकर को किसी भी मुनर्रिफ अराकीन के वोट गिनने ही नहीं चाहिए, जिस पे जो माइनॉरिटी व्यू था, जो 2 जजेस का व्यू ये था कि ये आइन की तशरीह नहीं बल्कि आइन को नए सिरे से तहरीर करने वाला फैसला है। तो उस इशू को भी रिव्यू सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि इसको रिव्यू करना चाहिए। आप अगर आइन में नए लफ्ज सप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम उसमें पूरी कोर्ट की व्यू पॉइंट आना चाहिए, सिर्फ ये 3 जजेस पे मबनी फैसला नहीं होना चाहिए। तो इस्तदा यही थी कि ये तमाम मामले फुल कोर्ट के सामने डाले जाएं, और ताकि जो भी फैसला आए वो एक बड़ा अथॉरिटी के साथ आए। सलमान अकरम राय साहब, आपके ख्याल में जो ये हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकाट किया गया, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला था? देखिए, सियासी तौर पे हो सकता है ये दुरुस्त फैसला हो। हुक्मरान इत्तेहाद को अब एक बयानिए की ज़रूरत है, और ये उस बयानिए को शायद तक़वियत दे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, 2017 से नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं समझता हूँ ये सियासी फैसला था, ये कोई कानूनी या अदालती हिकमत अमली नहीं थी। उन्हें ये लगा कि अदालत में तो जो होना है वो नज़र आ रहा है, हो जाएगा। क्योंकि देखिए, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि जो इन्होंने किया चौधरी शुजात हुसैन के ख़त के ज़रिए, मेरी नज़र में वो बहुत ही एक कमज़ोर कानूनी हरबा था। कानूनन उसके कामयाब होने का कोई इम्कान नहीं था, कोई भी बेंच होता। में बात जिनकी तरफ से सलाउद्दीन साहब ने इशारा किया, 63A का फैसला, इमरान खान साहब की चिट्ठी, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया चौधरी शुजात हुसैन के ख़त के साथ, वो मुझे कामयाब होता किसी सूरत नजर नहीं आता था। मैंने उसी वक्त ये बयान भी दिया था। अच्छा, तो इन्होंने जो फैसला किया है वो सियासी फैसला है, अदालती नहीं। आपके ख्याल में चौधरी शुजात साहब का जो खत है उसमें और जो इमरान खान साहब ने खत भेजा था, दोनों में फर्क क्या है? इमरान खान का वाला खत था, उसमें मैं मुनहरिफ जो पीटीआई के मेंबरान थे उनकी तरफ से वकील था इलेक्शन कमीशन के सामने। अच्छा। और हमने वहाँ ये मौक़िफ़ उठाया और भरपूर तरीके से उठाया कि ये इमरान खान साहब का खत है, ये पार्लिमानी पार्टी का खत नहीं है, लिहाजा इसकी वजह से किसी को ना डिसीट किया जा सकता है और उसके वोट को खत्म करता है। इसके जवाब में पीटीआई की तरफ से जफर साहब पेश हो रहे, उन्होंने ये आया कि ये जो है ये पार्लियामेंट के एक फैसले की एक तरह से तौसीक करता है, उसको बयान करता है। और मिनट्स फाइल किए गए पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की 2 मीटिंग्स की। हमारा उसमें जवाब ये था कि मिनट्स घड़े गए हैं, दरहकीकत ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं, लेकिन जो आईनी या कानूनी पहलू था उसके इत्तफाक था कि जो डायरेक्शन है 63A के हवाले से वो पार्लिमानी पार्टी की होनी चाहिए, पार्टी हेड का कोई रोल नहीं है। इस पे मुकम्मल इत्तफाक था और यही बहस हुई इलेक्शन कमीशन के सामने। सवाल सिर्फ ये था कि क्या वाकयातन मीटिंग हुई है या मीटिंग नहीं हुई। जो फैसला लिखा इलेक्शन कमीशन ने वो बदकिस्मती से इंतहाई मुबहम सा, एक गोलमोल सा फैसला है। उसमें उन्होंने जो मिनट्स पेश हुए थे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स के, उनका हवाला नहीं दिया। ये कहा कि हर एक को मालूम था कि पार्टी की पॉलिसी क्या है और एक फैसला लिख दिया। उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में है और मेरी नज़र में उस अपील का फैसला जल्दी होना चाहिए था। जो मुनहरिफ अरकान थे, मैंने वो अपील फाइल करने से माजरत कर ली थी, लेकिन जो उनके वकला हैं उनको ये इसरार करना चाहिए था कि इसको जल्दी सुना जाए। और अगर वो अपील सुन ली जाती तो ये मामला जो अब हमारे सामने है, पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड में क्या तफरीक है, उनके इख्तियारात में क्या फ़र्क है, ये फैसला वहाँ हो जाता, कानूनी पहलू से भी और वाक़याती पहलू से भी। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, सलमान अकरम राय साहब का कहना है कि ये जो बायकाट का फैसला है अदालत की कार्रवाई का, ये एक सियासी फैसला है, इसका कोई कानूनी जो है आपको फ़ायदा नहीं हुआ। हमें इतने ज़ख्म लग गए हैं कि अब हमें बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि बेंच से ही पता चल जाता है कि फ़ैसला क्या होगा। और ये सिर्फ अब हम नहीं कहते, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बाकायदा कुछ जो सीनियर तरीन जजेस हैं उन्होंने बेंचों की तश्कील के ऊपर बहुत सीरियस सवालात उठाए हैं। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, एक दफ़ा नहीं, वो बार बार
हमें रेकमेंड करते हैं तमाम सियासी जमातों को और हुकूमतों को कि जो आइन के वो आर्टिकल्स हैं जो अदालत के जो सुओ मोटो को गवर्न करते हैं, बेंचों की तश्कील को गवर्न करते हैं, उनके बारे में दोबारा सोच विचार होनी चाहिए कि किस तरीके से ये सारे काम हो रहे हैं। तो बजाय ये कि हमें जब मालूम है कि इन जजेस के सामने मामला जो जानिबदारी का है वो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि इसमें इसका हिस्सा बनने से कोई हमें आगे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मैं फिर कहता हूँ तवक्को बहरहाल अदलिया से लगानी है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो इसकी वजह से ये बाइकआउट किया गया है। इशू शुरू हुआ है, आप देखें जो पानामा केस में जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और ज़ाती रिमार्क्स आए पहले जजेस की तरफ से, फिर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह जो नहीं ली उसको ज़बरदस्ती असासा डिक्लेयर करके उन्हें नाअहल किया गया और उसके बाद मामला ख़त्म नहीं हुआ। ये अभी एक केस जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट में बार बार दिया गया है इन 2 आर्गुमेंट्स में, वो केस है जब नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी हटाया गया था और उसके अंदर पैराग्राफ 40 अगर आपके नाजरीन पढ़ना चाहें जिसमें तफसील से कहा गया है कि पार्टी का तो सारा कुछ ही पार्टी हेड है और कोई उसमें हेड नहीं। कहा गया जी वो सोर्स है, वो पार्लियामेंट्री जो पार्टी है उसका भी है सरबराह वो है, तो वो सारे जो फंक्शन है वो पैराग्राफ 40 में डिफाइन कर दिए उन्होंने। उसके बाद से मुस्तकिल हम ये देख रहे हैं जो फैसले कि जहां स्पेस मिलता है इमरान खान साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अदालत की तरफ से ये रास्ता दिया गया कि वो असल में तो आके मुल्क के अंदर फितना और फसाद फैलाएं। अब ये मामला हमारे सामने है, हम अदलिया की तौकीर करना चाहते हैं, हमने की है। और जो लोग हमें कहते हैं कि देखें आप तो अदलिया के ऊपर हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, 2018 में नवाज शरीफ 200 दफा से जायद नैब कोर्ट के सामने रोजाना पेश होते थे, 2 दिन छोड़कर पेश होते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अदलिया के ऊपर मेरा एतमाद नहीं है। आज भी जब हमारा ये देखें, ये आपके नाजरीन के लिए समझना जरूरी है कि फुल कोर्ट की डिमांड कहां से आई। डिमांड इसलिए आई, मैं आपको खुलकर बात करना चाहता हूं कि हम इन जो फाजिल जज हैं, ये 3 का बेंच था, हम इन पर बराह रास्त अदम एतमाद का इजहार नहीं करना चाहते थे। हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी तौकीर करते हैं। इसलिए कहा गया कि ये मामला इतना 12 करोड़ पंजाबियों की हुकूमत का मामला है, तो लिहाजा कोर्ट की जो वसी तरीन इज्तिमाई दानिश है वो इस फैसले के ऊपर इस्तेमाल होनी चाहिए। कोर्ट ने उसको दुरुस्त नहीं समझा, उन्होंने कहा नहीं हम तो 12 करोड़ पंजाबियों में करोड़ों पंजाबी ऐसे भी हैं जो कि इन जजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जी तो जरूर करें। मैं यही तो कहता हूं कि हमें नहीं मालूम कि वो जो फुल कोर्ट था वो फैसला हमारे हक में आना था, हमें तो नहीं मालूम। अच्छा। जिस तरह हमें नहीं मालूम कि आज क्या फैसला आना है, कुछ हमें अंदाजा है, लेकिन बहरहाल लेकिन फुल कोर्ट का ये मतलब है कि जब इज्तिमाई दानिश मुकम्मल तौर पर जितनी मौजूद है कोर्ट के अंदर वो इस फैसले पर और कानून पर होगी, तो इस जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सीरियस फ्लॉज आए हैं, फैसले आए हैं जो मुतजाद हैं। बाज़ जगह जिस तरह मैंने कहा जजेस ने उस फैसले के अंदर लिखा कि दे आर री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर इसका बेहतरीन हल यही था कि बजाय किसी पर एतमाद का इजहार का हमें नहीं ये जज मालूम, पूरा कोर्ट ये फैसला करे। और अब देखें अभी भी ये मामला इंशाल्लाह जाएगा एक दिन। अच्छा सलाउद्दीन साहब, कल चीफ जस्टिस साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फुल कोर्ट तो सितंबर में बन सकता है, तो क्या आपके ख्याल में उनका ये मौक़िफ़ जो है उनका जो एक्सक्यूज़ है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो है ही नहीं है, तो क्या सितंबर तक इंतज़ार किया जाता? सर मैं नहीं समझता कि सिर्फ सितंबर में बन सकता था। एक लाहौर में बेंच था, तश्कील हुआ था, लिस्ट भी छप चुकी थी, वो उस बेंच के तमाम केसेस डी लिस्ट किए गए और एक जज साहब को इस बेंच में शामिल किया गया। उसी तरह 3 जजेस, एक और जज भी नेचुरली अब फिर वो लाहौर के अवेलेबल हो जाते हैं। उसी तरह 3 जजेस जो हैं वो क्वेटा में हैं। क्वेटा की भी लिस्ट जिस तरह लाहौर की डी लिस्ट हुई थी उस तरह क्वेटा की भी अगर डी लिस्ट हो जाती तो वो भी शामिल हो सकते थे। बल्कि मैंने तो कोर्ट में ये भी कहा कि डी लिस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। आज तो अब तो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक की सहूलत है, तो वो जजेस अगर वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर लें, सारी बहस वो सुन लेंगे। और क्योंकि मुकदमा जो था वो 1 बजे शुरू हुआ, तो वो अपना नॉर्मल बोर्ड ख़त्म करके ज्वाइन कर सकते थे। बाकी अगर वो 1 दिन की मोहलत देते, देखें जो कई जजेस लीव पे भी थे, मगर मैं समझता हूं जब इतना एक इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंस का मामला हो तो जजेस अपनी छुट्टी कैंसिल करके भी शामिल हो। अच्छा, हमारे साथ बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब। वालेकुम सलाम जी।
अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हमारे से बात करें। मैंने इनसे सवाल पूछा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े तौर पे ये कह दिया कि फुल कोर्ट तो सितंबर में ही बन सकता है क्योंकि तमाम जजेस जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो क्या जो आपकी तरफ से फुल कोर्ट बनाने पे असरार है ये इसको डिलेइंग टैक्टिक तो नहीं समझा जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, फुल कोर्ट बन सकता है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं हामिद साहब, ये तो अदालत ने जवाब दे दिया कि हमारे जजेस भी बाहर हैं। अच्छा सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, वो उनके उनके मेरा ख्याल लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोर्ट सितंबर तक नहीं लग सकता, लेकिन लाहौर में निस्फ शब में कोर्ट खोलकर इंतज़ार किया गया कि वो दरख्वास्त टाइप हो जिस पर आज फैसला होना है। उन्हें कहा गया कि कोर्ट के मुलाजिम बैठे हैं और इंतज़ार की, हमने पहली दफ़ा देखा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पिटीशन लिखी जाए, वो टाइप हो और फिर वो फाइल हो और उसके ऊपर हेयरिंग हो। अगर ये हो सकता है तो फिर पूरा कोर्ट भी। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आप जरा अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी, मैं कह रहा था कि ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जिनका ये स्वाबदीद है कि वो बनाएं फुल कोर्ट या ना बनाएं, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन अपने कोर्ट का पता है, तो इस पे किसी और का कहना कि बन सकता है या नहीं बन सकता वो जायज़ नहीं। उन्होंने कह दिया है कि हमारे कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, तो सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, और हम ये नहीं कर सकते कि एक सूबे का इतना बड़ा इशू जो है उसको हम खुला छोड़ दें इस लिम्बो में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ की तो क्लैरिटी बहुत दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कल, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ये डिमांड का कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मेरी नज़र में ये बड़ी अनयूजुअल किस्म की डिमांड है। मेरी प्रैक्टिस में तो ऐसी कभी इस तरह की इंसिस्टेंस नहीं हुई। हाँ, रिक्वेस्ट की गई है। ये जो आपको याद है 5 अप्रैल का जो फैसला था जिसके अंदर ये नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का इशू था, उस पर भी हमने दरख्वास्त की थी कि इससे लार्जर बेंच बनाया जाए, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं समझते हम इसको, बेंच जो है वो बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद खत्म हो गई बात। इसी तरह मैंने जब हिस्ट्री देखी है हामिद मीर साहब, तो आपको बताऊं 25 साल में 3 या 4 केसेस में फुल कोर्ट बैठा है। वो सारे के सारे केसेस ह्यूज केसेस थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, जिसके अंदर इशू था कि क्या आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है कि नहीं, या अदालत उस पर जुरिडिक्शन अदालत की है कि नहीं। दूसरा केस NRO का था। तो वो तो ऐसे नेशनल इश्यूज थे जिसपे उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने सोचा कि एक फुल कोर्ट हम बना देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हर केस पे हर एक की ये डिमांड होने लगी कि जी हमारा केस अहम है, और बहुत सारे अहम केसेस आए हैं, आते रहते हैं अदालत में, और हर केस में फुल कोर्ट बने, तो फिर बाकी जो आम शहरियों के केसेस हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वो तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को पैकअप कर दें, उससे ये बड़े बड़े केसेस ही सुनता रहा सुप्रीम कोर्ट। तो ये मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बड़ी जस्ट डिसीजन थी, बड़ा सही फैसला था। और इसके अलावा हामिद साहब एक और बात बताऊं कि फुल कोर्ट बनता है जहां आपको बहुत कोई तशरीह की जरूरत हो, बड़ी कंफ्यूजन हो, बहुत लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व हों, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स इन्वॉल्व हों। इस केस में तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है, ये इंटरप्रिटेशन की भी बात नहीं, तशरीह की भी बात नहीं, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है। आपने समझना है कि आर्टिकल 63A क्या कहता है और उस पर फैसला कर देना है। वो 3 जजेस भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, फुल कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं है इसके लिए। अली ज़फ़र साहब, एक और मामला मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फरतुल्लाह बाबर साहब ने एक तजवीज़ दिया है और वो ये कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करना चाहिए और इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। इस तजवीज़ का इस मौके पे सामने आना, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? ये देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कानून में गुंजाइश है आइन में कि आप कानून के जरिए रेगुलेट कर सकते हैं प्रोसीजर, लेकिन वो रेगुलेट कर सकते हैं जो प्रोसीजर आप सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको आपको सिर्फ ये ख्याल रखना पड़ता है कि वो जो आज़ादी है जजेस की, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी जिसको आप कहते हैं, उस पर असरअंदाज ना हो। तो पता नहीं फरतुल्लाह बाबर साहब का क्या आइडिया है, किस तरह रेगुलेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन जनरल पावर तो है
मगर उस पावर में एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि उसमें आपने इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो है, जो एक हमारे आइन का एक बुनियादी एक सतून है, उसको आप किसी तरह उसमें दखल अंदाज ना हो। अगर ये पार्लियामेंट जो है ये फरहतुल्लाह बाबर साहब की तजवीज़ के मुताबिक आर्टिकल 191 में जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं उसको महदूद करने की कोशिश करती है, कोई कानून बनाती है, तो क्या अदलिया उसको, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है? ये देखें, जो कानून बन सकता है वो सिर्फ प्रोसीजर की हद तक बन सकता है। वो अदालत के इख्तियारात जो आइन देता है उसको वो किसी तरह तब्दील नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो किस किस्म की कानून साजी करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ प्रोसीजर की हद तक है तो फिर तो शायद वो जायज़ है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हुए हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाए हैं, वो इजाज़त है पार्लियामेंट को कि वो उनमें तरमीम करके या उसमें ऐड करके कोई चीज़ करे, लेकिन वो प्रोसीजर की हद तक है। वो उसमें ये आप नहीं कह सकते कि अदालत जो है वो ये वाला केस नहीं सुनेगी या ये वाला केस इस तरह सुनेगी। वो इस किस्म का कानून तो श्योरली अदालत जो है उसको कलअदम करार दे देगी, आइन के खिलाफ करार दे देगी। बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब हमारे से बात कर रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब, मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो फरहतुल्लाह बाबर साहब की तजवीज़ है कि आर्टिकल 191 में जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात हासिल है इनको महदूद करने की ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ ही देर पहले उन्होंने ये तजवीज़ फ्लोट किया है, इस पर आपका क्या कमेंट है? जी सलमान साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, सलाउद्दीन साहब आप इस पर कमेंट करेंगे? जी देखें, इसमें दो इश्यूज हैं और ये इस केस से बहुत पहले रेज किए हुए हैं बार एसोसिएशंस ने और जज साहिबान ने भी। ये तो मंजर आम पे बस इस केस की वजह से आया है। देखें, एक है चीफ जस्टिस साहब की जो इख्तियारात हैं बेंचेस तश्कील करने के, वो मुकम्मल तौर पे उनको मुकम्मल सवाबदीद है कि कौन से बेंच में किस जज को रखें। दूसरा है केसेस की फिक्सेशन, कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा। वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस रात के 12 बजे भी टेकअप हो सकता है, कौन सा केस 4 साल भी उसकी एक भी पेशी ना हो। तो वो जो इख्तियारात हैं वो पहले जजेस ने, सिटिंग जजेस ने खतूत में, अपनी ओपन कोर्ट में स्पीचेस में, फेयरवेल स्पीचेस में, एक जस्टिस मकबूल बाकर ने भी कहा है, जस्टिस फाइज ईसा ने भी कहा है कि ये जो है बात है कि चंद मखसूस जजेस को तमाम तर सियासी नौयत के केसेस दे दिए गए हैं पिछले 3, 4, 5 सालों में, और चंद जजेस को बिल्कुल हर इंपॉर्टेंट केस से एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई, बार एसोसिएशंस ने भी उस पर आवाज़ उठाई, पिछले साल रेजोल्यूशंस पास की इस पर। तो ये अब अगर, और बार एसोसिएशंस का तो उस वक्त मुतालबा था कि अदालत खुद, फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बैठ के खुद अपने रूल्स बना ले जिसमें एक कोई ट्रांसपेरेंट सी मेथडोलॉजी हो कि बेंचेस यूं तश्कील होंगी, केसेस यूं फिक्स होंगे, फलान ये अर्जेंसी और प्रायोरिटी होगी। मगर वो बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने या शायद चीफ जस्टिस साहिबान ने ये मुनासिब नहीं समझा और इस पे कोई फुल कोर्ट की कोई मीटिंग नहीं हुई। तो जब अगर कोर्ट खुद ये फिर रेगुलेट नहीं करेगी तो मैं समझता हूँ फिर पार्लियामेंट को बीच में आना पड़ेगा। आर्टिकल 199 में उनके पास पावर है और ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट खुद फैसला करे कि केसेस कैसे फिक्स होंगे और बेंच कैसे बनाई जाएगी। वो इख्तियारात जो चीफ जस्टिस साहब आजकल सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत खुद एक्सरसाइज करते हैं, अगर उसमें कानून साजी हो जाती है तो वो वो वैसे ही इख्तियारात है जैसे कि पार्टी प्रेसिडेंट को। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही पावर्स हैं कि उनका फैसला होता है कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, 17 लोग बैठे या 2 लोग बैठे। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट के इख्तियारात को तो वो नहीं मान रहे, लेकिन अपने इख्तियारात को उन्होंने डिफेंड किया। अगर उस पर अब कानून साजी हो जाए कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट मिलके मेथडोलॉजी तय करेगा कि कैसे केसेस फिक्स होंगे, कैसे बेंचेस बनेंगे, या अगर पूरा का पूरा कोर्ट ना बैठे तो कम से कम 5 सीनियर मोस्ट जजेस बैठे, कोई ट्रांसपेरेंसी आए कि तमाम तर ये इख्तियारात एक आदमी के पास नहीं होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह पॉलिटिकल ये कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पार्टी हेड पे मबनी नहीं है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट सिर्फ
चीफ जस्टिस साहब का नाम नहीं। अच्छा खुर्रम साहब, ये बड़ा एक अहम सवाल है कि अगर मैंने ये सवाल किया है अली जफर साहब से कि अगर पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 191 में जो सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियार हैं, अगर उन इख्तियारात को महदूद करती है, तो अली जफर साहब कहते हैं ये कर तो सकती है, पार्लियामेंट ये कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको कालअदम भी करार दे सकती है। एक तो मेरी आपसे और नाजरीन से इस्तदा है, पाकिस्तान की तमाम अदालतें बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की पैदावार हैं, आइन अदालत की पैदावार नहीं है। और आइन में बड़ा वाज़ेह है कि पार्लियामान की जो कानून साजी की जो हैसियत है वो खुद मुख्तारी की है, वो एक सतून है और ऐसा सतून है जो बाकी सब सतूनों के लिए कानून साजी कर सकता है। तो ये इसमें तो कोई इबाहम नहीं है कि कानून साजी का हक है या नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है कि इंडिपेंडेंस अदलिया की जो खुद मुख्तारी है वो कैसे मुतासर होती है, और इस पर हमें बहुत सीरियसली गौर करना चाहिए। लेकिन जो बातें सलाउद्दीन साहब ने की, इन्होंने कहा कि बेंच कैसे बनते हैं और केस कैसे फिक्स होते हैं, दो और भी बड़े सीरियस मामला आते हैं। एक तो इशू ये है कि किस जज को जब हाई कोर्ट से आप एलिवेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है इसके ऊपर भी बड़ी सीरियस बहस है कि क्या वहां भी सीनियर मोस्ट होना चाहिए, जिसको चीफ साहब चाहें उसको एलिवेट कर दें। पिछले दिनों आपको मालूम है कुछ महीने पहले इस पर एक गुफ्तगू हुई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने उसके ऊपर अपनी राय दी थी। तो एक तो वो भी सीरियस इशू है कि किस जज को पिक किया जाता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। जो चौथा इशू है वो है 184(3) में जो सुओ मोटो का इख्तियार है, और ये बड़ा यूनिक इख्तियार है। दुनिया के बहुत मुल्कों में से शायद गालिबन पाकिस्तान है या कोई और है, मेरे सलाउद्दीन साहब ज़्यादा इसमें वेल इन्फॉर्म्ड होंगे। बहुत ही यूनिक है ये कि कोर्ट अज खुद जो है नोटिस ले सकता है। इंडिया और पाकिस्तान इसमें भी जो बात की है कि हम ये नहीं कहते कि पार्लियामेंट ये कहे कि आप मत करें या हम आपकी ये ताकत ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये चारों मामलात बेंच, एलिवेशन, फिक्सेशन और सुओ मोटो, इसमें शफाफियत लाने के लिए कहीं ना कहीं ये फैसला पार्लियामान ने करना है कि भाई कहीं 3 जज होने चाहिए जो ये फैसला करें सीनियर मोस्ट, कहीं 5 होने चाहिए, अगर कहीं ऐसा सीरियस मामला है तो 7 होने चाहिए। ठीक है, ताकि इस बैठक की ये जो 4 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं इनके इस्तेमाल में शफाफियत आ जाए, और किसी भी तरह अगर इनमें इसके प्रोसीजर में तब्दीली आती है तो ये अदलिया की खुद मुख्तारी पर कदगन नहीं होगी। और ये भी मैं जहां अदलिया की खुद मुख्तारी हमें बहुत अजीज है, हमने इसके लिए लॉन्ग मार्च किए हैं, हमने इसके लिए कोशिश की है, लेकिन पार्लियामान क्यों लगता है कि पार्लियामान की खुद मुख्तारी के लिए भी मार्च करना पड़ेगा। अच्छा सलमान अकरम राय साहब, मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि हम ये इस सवाल पे बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 191 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं अगर उनको महदूद किया जाता है, जैसे कि तजवीज़ आई है हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, तो मैंने अली जफर साहब से अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया, उन्होंने कहा जी ये कर सकते हैं, इख्तियारात को महदूद कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको कालअदम भी करार दे सकती है। तो क्या इस वक्त पे ये इस बहस का आगाज होना आपके ख्याल में मुनासिब है? मेरा ख्याल है ये बहस तो 2010 में हुई थी 18वीं तरमीम के वक्त। आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम में जजों की तैनाती का जो प्रोसीजर दिया गया था उसमें पहले जो जुडिशल कमीशन था उसमें अक्सरियत जज साहिबान की नहीं थी, और इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहिबान की तकर्री जो है उसमें आखिरी जो हर्फ है या हर्फ आखिर वो जुडिशरी ही का होना चाहिए, और अगर आपने जुडिशरी को जुडिशल कमीशन में माइनॉरिटी कर दिया तो दीगर लोग जो हैं वो फिर हावी हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना 184(3) में कई माह सुना, और आर्टिकल 175, 175A के हवाले से बहुत तवील बहस हुई। मैं उसमें पेश हुआ था, हासिल बुजंजो, आबिद मिंटो साहब की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से। हमारी इस्तदा ये थी कि आप इसको मत छेड़िए, पार्लियामान ने जो कर दिया है, पार्लियामान का तकद्दुस है, उनका इख्तियार है, इसको आप भारत का जो नजरिया है बेसिक स्ट्रक्चर का वो अडॉप्ट करके इस आईनी शिक को मत छेड़िए। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा बिलाखिर कि हम देखेंगे और शायद हम इसको कलअदम करार दे दें अगर पार्लियामेंट खुद इसको दोबारा नहीं देखती। और फिर 19वीं तरमीम हुई थी, मामले को पेंडिंग रखा गया था, और पार्लियामान ने फिर 19वीं तरमीम करके जुडिशल कमीशन जो है उसकी हैयत को बदल दिया और जज साहिबान की उसमें फिर अक्सरियत आ गई। तो ये मामला हुआ, और फिर बाद में एक जजमेंट आ गई मुनीर भट्टी केस, जिसने जो पार्लियामानी बॉडी है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जहां नाम जाते हैं जुडिशल कमीशन के बाद,
उसके इख्तियार को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। तो ये मामला हुआ 18वीं तरमीम के साथ कि जो एक कोशिश की गई थी जुडिशल रिफॉर्म की तैनातियों के हवाले से, वो रिफॉर्म जो है 19वीं तरमीम और फिर फैसलों की वजह से कहीं पहुंच नहीं सका। तो उस गुफ्तगू को दोबारा जारी करना मैं समझता हूँ जायज़ है। पूरी दुनिया में ये गुफ्तगू हुई है। बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स से जब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आए हैं, उन्होंने जो तैनाती का तरीका है उस पर बड़ी सैर हासिल बहस की है। वहाँ एक कमीशन है जिसमें जज साहिबान की अक्सरियत नहीं है। साउथ अफ्रीका का एक मॉडल हमारे सामने है। तो ये बहस तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये याद रहे कि आखिरी हर्फ अब जुडिशरी के पास है, क्योंकि जो ये रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस 2015 का, जिसका बहुत चर्चा रहा पिछले 2 दिन, उसमें ये इख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट ने हासिल कर लिया है कि वो किसी भी आईनी तरमीम को ये कहकर कलअदम करार दे सकते हैं कि ये अदलिया की खुद मुख्तारी आज़ादी पर हमला है। उसको एक सेलिएंट फीचर करार दे दिया गया है 73 के आइन का। लेकिन ये मैं समझता हूँ गुफ्तगू है, बहस है जो होनी चाहिए। 2010 में हुई थी, अब शायद वक्त आ गया है कि ये गुफ्तगू दोबारा हो। और इसमें जुडिशरी का भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्टेक है अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से। जो सवालात उठ गए हैं जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, बेंचेस की फॉर्मेशन के हवाले से, 184(3) के जो इख्तियारात हैं उनके इस्तेमाल के हवाले से, तो ये अब वक्त आ गया है 10-12 साल गुजरने के बाद कि हम इस मुकालमे को दोबारा शुरू करें। अच्छा देखिए, बहुत बड़ा मसला है। देखिए, मैं चूंकि एक गुजरांवाला के अवाम की मोहब्बत की वजह से एक कानून साज हूँ। सुप्रीम कोर्ट को ये हक तो आइन देता है कि वो मुकन्नना के बनाए हुए कवानीन को परखे आइन के मयार के ऊपर, लेकिन आइन को सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं लगा सकता। ये मेरी बहुत मुअद्दब राय है कि ये पार्लियामान का एक एक्सक्लूसिव खुद क्या सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह नहीं कर सकता? जी जरूर करें, तशरीह करें। आइन में नई चीजें नहीं डाली जा सकती। जो इशू यहां रेज हुआ है कि जब 63 के अंदर ये कैसे कोर्ट कह सकता है कि आप उन वोटों को कंसिडर और काउंट ही नहीं करेंगे, जबकि ऐसी कोई बात आइन में नहीं लिखी। अच्छा, इसका जवाब ले लेते हैं जी। सलमान अकरम राय साहब, ये खुर्रम साहब की बात का कोई आप जवाब देंगे? जी, 63A के हवाले से मैं खुद एक राय रखता हूं। मैंने इसके हवाले से मकाला भी लिखा है। देखिए, 73 के आइन में एक था आर्टिकल 96, जिसमें यह लिखा था कि अगर पार्लियामान में किसी पार्लिमानी पार्टी की एक अक़लियत वोट करती है कुछ मौज़ूआत पे, बल्कि उस वक्त तो तमाम एक खुली एक पाबंदी थी ये, तो वो जो माइनॉरिटी है, जो अक़लियत है, उसके वोट नहीं गिने जाएंगे अगर अक्सरियत के वोटों से बरक्स अक़लियत ने वोट किया। लेकिन इस आर्टिकल 96 को 96 को ख़त्म किया गया बाद में, और उसको ख़त्म करने के बाद सिर्फ 63A में 4 मौज़ूआत के हवाले से कदन रखी गई, और ये कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी अगर डायरेक्शन देगी और उससे आप इनहराफ करेंगे तो फिर पार्टी हेड को इख्तियार है कि वो आपकी डीसीटिंग के लिए जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दे, रेफरेंस भेजे और फिर मामला इलेक्शन कमीशन में जाए। अच्छा, अब हुआ ये है, इस 63A की जो तशरीह की गई है, मेरी नजर में एक तरह से जो आर्टिकल 96 था उसको पूरी तरह तो नहीं, लेकिन एक बड़ी हद तक वापस आइन में पढ़ दिया गया है। और ये भी साथ कह दिया गया है कि अगर पार्टी हेड ये फैसला करता है कि हमने कुछ नहीं करना इन अराकीन के हवाले से, तो फिर भी उनके वोट जो हैं वो शुमार नहीं होंगे। अच्छा। ये एक बिल्कुल ही मेरी नजर में एक ऐसी तशरीह है जिसको समझना मेरे लिए मुश्किल है। डिटेल। अच्छा सलमान साहब, एक सवाल बड़ा अहम है कि अभी जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें जो एक फ्रीक है उसने अदालती कार्रवाई का बायकाट किया हुआ है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इस अपने फैसले के ज़रिए परवेज़ लाई साहब जो हैं उनके हक में एक फ़ैसला दे देती है और वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इसकी पाकिस्तान की जो हमारी जो जुडिशल हिस्ट्री है, अदालती तारीख है, तो उसमें इस फैसले की क्या अहमियत होगी? देखिए, ये फैसला तो अपने तौर पे मैं समझता हूँ महदूद बुनियाद पे होगा। 63A में 2 इस्तिलाहें हैं, पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड। ये फैसला कहेगा कि पार्टी हेड जो है वो पार्लिमानी पार्टी पे हावी नहीं हो सकता, मैं ये तवक्को कर रहा हूँ। लेकिन जब इसको हम तनाजुर में देखेंगे तो जो 63A की तशरीह आई, मामला तो वहीं से शुरू हुआ ना। अगर 63A की तशरीह में ये ना आया होता कि मुनहरिफीन के वोट शुमार ही नहीं होंगे, तो फिर 16 अप्रैल को हमजा शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए थे, और उसके बाद ये रन ऑफ इलेक्शन, इस किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। खाब 17 जुलाई को बाई इलेक्शन जरूर होते, डी सीट तो वो फिर भी हो जाते,
लेकिन उन बाई इलेक्शंस की वजह से ये मामला नहीं होना था कि रन ऑफ इलेक्शन में दोबारा से वोट डालने की नौबत आती। तो ये तमाम मामला अगर हम एक कड़ी में मिलाकर देखें तो बात यही है कि इस एक फैसले को हमें तनाजुर में देखना है, और इसीलिए मेरी अपनी राय यही थी कि इसमें अगर एक लार्जर बेंच हो, फुल बेंच बेशक ना हो, लेकिन लार्जर बेंच हो तो कोई कबाहत नहीं थी। हर हवाले से वो जो एतमाद की फिजा है उसको तकवीयत मिलती। मैं सलाउद्दीन साहब अपना सवाल मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या आज का जो फैसला होगा, ये फैसला बाद में महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद अदालती नज़ीर के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे वकला साहिबान इस फैसले को कोट कर सकेंगे? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक कंट्रोवर्शियल फैसला होगा। ठीक है, एक इसमें देखें 2 चीज़ें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें सलमान साहब की बात से कुछ मैं उनकी बात की तायद करता हूँ। उन्होंने कहा कि 63A की लैंग्वेज में एक जगह पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा है और एक जगह पार्टी हेड लिखा है, मगर देखें 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 8 जज साहिबान बाशमूल मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में वोट करने का इख्तियार, तमाम तर इख्तियारात पार्टी हेड के पास है। वाज़े तौर पे उन्होंने ये 8 जजेस ने फरमाया। अब आज सुबह जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ आज की प्रोसीडिंग्स थी, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने शुरुआत ही यूं की, अली जफर साहब से पूछा कि आप ये बताएं कि अगर उस वक्त मैंने गलती कर दी बगैर 63A को सही तरह समझने के, पढ़ने के, मैंने गलती कर दी, तो आज मैं वो गलती तस्लीम करके मैं ठीक नहीं कर सकता, तो इस पे आप मुझे एड्रेस करें। हमारा मुतालबा ये था कि अगर 8 जज साहिबान ने, और उस वक्त 63A को चैलेंज किया गया था कि ये पार्टी हेड को तमाम तर इख्तियारात देता है, ये गैर आईनी, ये आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, तो उस वक्त अगर 8 जज साहिबान ने 63A को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, मैं समझता हूँ ये बड़ी एक मुश्किल बात है। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि क्योंकि आप चौधरी शुजात साहब के वकील भी थे इस केस में, तो ये तो तय है ना कि किसी भी MPA को या MNA को डी-सीट करने का इख्तियार पार्टी हेड का है। जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास अभी ये इख्तियार है कि आज फैसला जो भी आता है इसके बाद ये इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दे कि ये MPAs जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी इनको डी-सीट कर दिया जाए? देखिए, अगर तो फैसला ये आता है कि फैसला पार्लिमानी पार्टी का था और पार्टी हेड के कोई इख्तियारात नहीं थे कोई डायरेक्शन देने के, तो फिर तो वो डिफेक्टर नहीं करार दे सकते। नेचुरली डिफेक्टर करार देने की बारी तभी आएगी जब डायरेक्शन पार्टी हेड की हो, तो वो अब नेचुरली फैसले पे डिपेंडेंट है। तो अगर फैसला जो है वो सिर्फ ये आए कि डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो दोबारा इलेक्शन करवाएं और इस इशू को टच नहीं किया जाता, तो फिर चौधरी साहब के पास ये इख्तियार है? मैं समझता हूँ कि कोर्ट को अभी तो एक सिंपल वो फैसला देंगे कि आया डायरेक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी की होनी थी या डायरेक्शन पार्टी हेड की होनी थी। अगर वो कहते हैं कि पार्टी हेड की नहीं होनी थी और पार्लियामेंट्री पार्टी का मतलब है कि वो तमाम MPAs मिल के कोई फैसला करें, तो फिर तो मैं समझता हूँ फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा सलमान साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि चौधरी शुजात हुसैन के पास क्या अभी भी इख्तियार है कि वो अपने MPAs को डी-सीट करवा सकते हैं? नहीं, देखिए, ये मुझे ऐसे सलाउद्दीन ने कहा, अगर तो फैसला ये आता है कि ये इख्तियार डायरेक्शन देने का पार्लिमानी पार्टी का है और उस डायरेक्शन को अगर ना माना जाए तो फिर पार्टी हेड डी-सीट करने का अमल शुरू कर सकते हैं, तो फिर तो उनके पास इख्तियार नहीं होगा। वो कोई भी डायरेक्शन दोबारा दे दें, कहें कि अब दोबारा वोट करो और इस तरह से वोट करो, लेकिन पार्लिमानी पार्टी अगर उनसे मुत्तफिक नहीं है तो फिर उनको कोई इख्तियार नहीं होगा किसी को भी डी-सीट करने का। अच्छा, तो ये फैसले पे मुनहसर होगा। खुर्रम साहब, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब ने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के एक सेमिनार में ये कहा है कि हम सियासी लोग हैं और हमारे आपस में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। हम अपने सियासी मुखालफिन के साथ हर मौजू पे बात करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक इशू है उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी, बाकी हर इशू पे बात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये तवक्को की जा सकती है कि आज के फैसले के बाद भी कोई आपस में कोई बातचीत हो सकती है? ये सियासत में दरवाजे तो हमेशा खुले होते हैं, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है जिस पर अगर तहरीक इंसाफ आ जाए
वो फाशिस्ट जमात है। वो आइन को और आइन के जो प्रोसीजर्स हैं और जमहूरियत है उसको अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका पाकिस्तान की जमहूरियत पर बिलीफ नहीं है। यही वजह हम देखते हैं कि वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा रिज़ाइन कर चुके हैं, पार्लियामान से फरार हासिल करते हैं, पार्लियामान पर लानत भेजते हैं। वही पार्लियामान जो अगर इमरान खान को मुंतखब कर ले तो वो पवित्र है, लेकिन अगर उसके ऊपर अदम एतमाद कर दे तो वो खराब है। तहरीक इंसाफ का तो नुमाइंदा यहाँ नहीं है, तो आपने उनको फाशिस्ट जमात कह दिया है, तो डेविल्स एडवोकेट के तौर पे मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जिसको आप फाशिस्ट जमात कह रहे हैं, इसी जमात के सरबराह इमरान खान साहब ने 2002 के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान को वोट दिया था। जी नहीं, देखिए आप हमारे सामने 2011 के बाद की तहरीक इंसाफ है और हमारे पास हुकूमत के अंदर तहरीक इंसाफ है। जो टेस्ट है नाजी पार्टी का भी टेस्ट आके हुकूमत के अंदर हुआ था। टेस्ट ये है कि इन्होंने अपने मुखालफों को बगैर सबूत और शवाहिद के तवील अरसे के लिए जेलों में डाला, उनको टॉर्चर किया। दूसरा जो सबसे आई थिंक गालिबन सबसे बड़ा टेस्ट है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से मीडिया और इजहार राय की आज़ादी का गला घूंटा। इसमें हम भी कसूरवार है माजी में, लेकिन जिस तरह सिस्टमेटिकली और अभी तक जो है वो हमें मालूम हमारा फर्ज है करना बतौर। अच्छा, आप इस तरह करते हैं, अब सार आलम को गोली किसने मारी? अच्छा, ये वैसे या बतिउल्लाह जान को अगवा किसने किया? ये हमारा फर्ज है। तो आप करेंगे इसको? जी हम करेंगे इसको, क्योंकि ये इशू इंतहाई जरूरी है कि जब मुल्क में इस किस्म की रवायात कायम हो जाए और उनको तोड़ा ना जाए कि भाई यहाँ सहाफियों को गोली नहीं मारी जाएगी, यहाँ उनको अगवा नहीं किया जाएगा, इस पे मैं चाहता हूं उनके ऊपर उनका मौक़िफ़ नहीं किया जाए। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार के हवाले से एक बात किया, जरा सुने उन्होंने क्या कहा। इन तकलीफ जो है वो इस बात की है कि जो एक मुद्दतों एक चल रहा था कि खानदानों ने अपनी पार्टियां जागीर बना ली थी, वो इस फैसले से ख़त्म हो सकता है। पार्लिमानी पार्टीज मेंबरान जो हैं वो ताकतवर होंगे और वो असल फैसले करने के मजाज होंगे। जी इसका क्या जवाब देंगे आप? जी इसका जवाब जो अभी केस था जो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर केस रेज हुआ था और फिर बाद में तहरीक इंसाफ गई कोर्ट में इन लोगों को मुनरफीन को, उसमें इन्हीं असद उमर साहब ने, इन्हीं फवाद चौधरी ने, उन्होंने कहा कि कोर्ट को कोई हक हासिल नहीं है कि वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करे। इन्हीं असद उमर ने, इन्हीं फवाद चौधरी, मेरे भाई हैं दोनों, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो पार्टी हेड का, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तवील गुफ्तगू फरमाई कि पार्टी हेड का इख्तियार एब्सोल्यूट है, वो ओवर रूल करता है पार्लियामेंट्री पार्टी। अच्छा, एक और भी बात हुई है, कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए किसी पे, अब आज बाबर अवान साहब कह रहे हैं किस पे, जरा सुने। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम पाकिस्तान के वाहिद अदालती इदारे से बाइकआउट करते हैं, तो ये म्यूटनी है सीधी सीधी। अगर कोई पाकिस्तान में सीधा साधा साबित शुदा संगीन आर्टिकल 6 का मुकदमा बन सकता है तो वो ये वाला, कोई और नहीं। आप पे आर्टिकल 6 लगा रहे हैं वो। जी बड़ी मज़ाक़ा खेज़ गुफ्तगू है, लेकिन उनका हक है, वो अपनी राय रख सकते हैं। आर्टिकल 6 तो उन पे लगेगा ना कि जिन्होंने एक आइनी प्रोसेस था नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके ऊपर आइन का एक आर्टिकल मौजूद है, उसको गैर आइनी तरीके से रोकने की कोशिश की, उस पूरे प्रोसेस को सबवर्ट किया, उनके ऊपर लगेगा। उन्होंने आइन के आर्टिकल्स का गलत इस्तेमाल किया, उनके ऊपर लगेगा। हमने ये तो नहीं कहा कि हम जो है अदलिया का हुक्म नहीं मानेंगे या हम जो है उसके खिलाफ जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे। हमने सिर्फ उसका बॉयकॉट किया है, इस बात को रजिस्टर करवाया है कि यहाँ जो मुस्तकिल जानिबदारी हमें नजर आ रही है ये हमें काबिल कबूल नहीं। छोटा जवाब दें सलाउद्दीन साहब, आर्टिकल 6 लग सकता है? मैं समझता हूँ दोनों गलत है। आर्टिकल 6 ना उन पे लग सकता है ना इन पे लग सकता है। एक शख्स है जिस पे लग सकता है, वो परवेज मुशर्रफ साहब हैं जो भागे वो सलमान अकरम राया साहब, आर्टिकल 6 लग सकता है इस गवर्नमेंट पे? नहीं जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ सलाउद्दीन से, और ये मैंने पहले भी कहा है कि जब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, वो भी गलत था, मैंने उसकी मुखालफत की थी और आज भी मैं मुखालफत करता हूँ। हमें ये गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत गद्दारी हो, कल हम कुछ और कह देंगे। राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुर्रम दस्तगीर साहब, सलाउद्दीन साहब। और आखिर में सलाउद्दीन साहब ने और सलमान अकरम राया साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये भी गलत है, और अगर बाबर अवान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये भी गलत है। एक दूसरे पे आर्टिकल 6 ना लगाएं, बल्कि एक दूसरे के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखें। अगर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे
तो आपके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। बातचीत अगर आप नहीं करेंगे तो मसाइल पहले से ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।